नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिस सीरीज का नाम है बिहार करंट अफेयर्स। तो बीपीएससी के बिहार से रिलेटेड जितना भी हमारा एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, चाहे बीपीएससी के एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स आप ले सकते हैं बिहार में जितने भी होते हैं, उन सब में ही बिहार करंट अफेयर्स का पोर्शन रहता है और वो काफ़ी वेटेज भी रहता है। तो हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के जो जितने भी इवेंट्स होंगे हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज की पहली वीडियो ये है जिसमें हम लोग जनवरी 2024 से लेकर जितने भी करंट इवेंट्स हुए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और ये जो मैं सीरीज कवर करूंगा ये बेसिकली क्या है, आपके दोनों ही प्रीलिम्स एंड साथ ही साथ मेंस में भी दोनों ही तरह से हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस आपको बताते जाऊंगा, हिंट बताते जाऊंगा किस टाइप्स के आते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे, किसी भी तरह से हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन जो है अपने लेके बैठ जाइए नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको नोट्स बनाने से क्या होगा, आपकी मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। पीडीएफ तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो ये सारे ही आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन आपको नोट्स मेकिंग खुद से बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए ये रिक्वेस्ट रहेगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 5 मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। हमारा कंटेंट क्या है, सबसे पहले जो है हम लोग करेंगे कि राइज इन द टाइगर नंबर्स इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व्स, फिर आधार सीडिंग फॉर मनरेगा कार्ड होल्डर्स। थर्ड टॉपिक इज राइज ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, स्टडी टू एनालाइज एयर पोल्यूशन इन बिहार एंड लेट फॉर्मर सीएम कर्पूरी ठाकुर टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न। ये जनवरी में जितने भी इवेंट्स हुए हैं इन्हीं से हैं। जनवरी के और दो वीडियोस आएंगे, 3 पार्ट्स में हम लोग इस जनवरी का जो मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो हम लोग कवर कर लेंगे 3 वीडियोस में। पहला पार्ट में आपका स्वागत है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसका वो हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहला है कि राइज इन टाइगर नंबर इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो रिसेंटली जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये इसकी लोगो है और ये क्या है, पूरे इंडिया में ये एजेंसी जो है बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है जो पूरे टाइगर पॉपुलेशन को मैनेज करती है, जो बिग कैट्स फैमिली है उनको मैनेज करती है। जितने भी हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं या कौन कौन से नए टाइगर रिजर्व्स आएंगे, है ना, तो वो सब कौन देखभाल करता है, तो ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करता है, ठीक है। तो वहां के उन्होंने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है। तो 2018 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कितनी थी, तो 31 थी और 2023 में जो लेटेस्ट डेटा है उसमें 54 टाइगर्स हो गए, ठीक है। और अगर इंडिया में देखा जाए तो लगभग 54 से भी ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, ठीक है। लेकिन बिहार में इकलौता जो टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क जो है वो हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ठीक है। जो सेकंड जो प्रस्तावित किया गया है बिहार सरकार द्वारा वो बनाने की गई है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर इसको कैमूर टाइगर रिजर्व के में भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि इसको बनाया जाए, ठीक है। तो ये एनटीसीए के पास में ये आवेदन चली गई है, अभी तक इसको स्वीकृति नहीं मिली है, फिलहाल बिहार गवर्नमेंट ने भेज दिया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो टाइगर पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा 2018 से 2023 में, तो सबसे पहला जो कारण था बैन ऑन सैंड एंड स्टोन माइनिंग। जो हमारा ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये कौन सा है, वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो कि नेपाल और उत्तर प्रदेश बॉर्डर में पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत सारे रिवर्स भी फ्लो करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर सैंड और स्टोन माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है। और क्योंकि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरी तरह से बैन कर दी गई थी, ठीक है। सैंड माइनिंग, स्टोन माइनिंग ये सब बैन कर दी गई थी और इससे क्या हुआ कि ग्रासलैंड कवर जो है वो बढ़ गया, ठीक है। ग्रास जो है बढ़ गया और अगर ग्रासलैंड कवर बढ़ेगा तो जो हर्बीवोरस एनिमल है जैसे डियर हो गया, भैंस हो, गाय, ये सब जो है कैटल वगैरह, इनकी पॉपुलेशन राइज करेगी, है ना। और अगर इनकी पॉपुलेशन राइज करेगी तो ऑब्वियसली जो कार्निवोर्स है, ठीक है, जो मांसाहारी जीव है वो क्या करेंगे, ये उनके लिए प्रे बन जाएंगे, ये उनको खाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, उनका भी पॉपुलेशन बढ़ता है। तो देख सकते हैं ये क्या है, जस्ट एक फूड चेन का एग्जांपल है ना। अगर हर्बीवोरस एनिमल्स का अगर राइज होगा
तो कार्निवोरस राइस भी होगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा वेस्टर्न चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिसका जो बॉर्डर शेयर होता है ऊपर में हमारा नेपाल है एंड वेस्टर्न साइड में हमारा क्या है, तो उत्तर प्रदेश है। और इधर में अगर देखेंगे तो हमारा साउथ में ईस्टर्न चंपारण पड़ता है। और ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये ईस्टर्न मोस्ट हमारा टाइगर रिजर्व है इन कंटेक्स्ट ऑफ तेराई रीजन। क्योंकि आपको पता होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, बिहार की ज्योग्राफी में, कि ये वाला जो पार्ट है ये हिमालयन फुट हिल्स वाला पार्ट है, जहाँ पर जिसको तेराई रीजन कहा जाता है, जहाँ पर हमेशा थोड़ा बहुत पानी जमा रहता है, मार्शी एरिया होता है। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। दूसरा जो है हमारा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बन जाएगा जल्दी ही। फिर अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021, ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट सर्वे एफएसआई की जो रिपोर्ट होती है वो हर 2 साल में आती है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि 2023 का कहाँ है, तो अभी तक 2023 का नहीं आया है कोई ऑफिशियल रिपोर्ट। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। ये जो सबसे रिसेंट वाला है वो 2021 का ही है। और उसके अकॉर्डिंगली क्या है, तो इस फॉरेस्ट जो हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर 85.71% ऑफ टोटल लैंड एरिया जो है वो फॉरेस्ट है। अब उसमें भी बहुत ज़्यादा कैटेगराइजेशन की गई है, डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट या लेस डेंस फॉरेस्ट, ये सब में। तो बस आपको इतना याद रखना है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का 85.7% जो है वो फॉरेस्ट कवर है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। कौन कौन से वाइल्ड मैमल्स वहाँ पर मिलते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में? ऑब्वियसली टाइगर है, स्लॉथ, बियर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, बाइसन, वाइल्ड बोर, ये सारे हैं। बहुत सारे पक्षियाँ हैं, वो भी कीड़े मकोड़े, वो तो सब कॉमन चीजें हैं। कौन कौन से रिवर फ्लो करती है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिवर गंडक, मेन इंपॉर्टेंट रिवर गंडक है, ठीक है, जो हमारे नेपाल से फ्लो कर रही है और वेस्टर्न चंपारण में आती है। फिर पंडई रिवर, मनोर, हरहा, मसान एंड वापसा, ये जो है इसके ट्रिब्यूटरीज कह सकते हैं। ये छोटे छोटे रिवर हैं जो इस टाइगर रिजर्व के आसपास से फ्लो करता है, मेनली वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में साथ साथ में मेंस में आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट किसके आसपास में है, ठीक है, फिर तेरई रीजन के बारे में, फॉरेस्ट कवर कितना है, फिर ये क्या कारण था इसके बढ़ने का, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग दूसरे टॉपिक पे पहुंच जाएंगे। दूसरा टॉपिक है आधार सीडिंग फॉर मनरेगा कार्ड होल्डर। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दिया है कि मिड 2024, जनवरी 2024 से ये बिहार इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग ऑफ आधार कार्ड फॉर ऑल जॉब कार्ड होल्डर्स। तो जो मनरेगा जो मनरेगा में वर्कर्स हैं, ठीक है, मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है, तो इसमें भी जितने भी काम करने वाले कर्मी हैं उनको अपना जो एक जॉब कार्ड होता है वो आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे बेनिफिशियरी क्या होगा, तो जो भी इनका वेजेस होगा, ठीक है, जो भी इनकी तनख्वाह होगी, जो भी ये लोग कमाते होंगे, जितने दिन भी कमाते होंगे, उनके डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगा। क्योंकि आधार कार्ड जो है वो क्या है, सारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड रहता है। तो वो भी पहले से ही बताया जा रहा है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे लिंक करने के लिए, तो जैसे ही ये जितना दिन आदमी काम किया होगा उस अकॉर्डिंगली क्या होगा, पैसा जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पहुंच जाएगा, वर्कर के पास पहुंच जाएगा। तो पहले क्या होता था, गांव में जो बिचौलिए होते थे, मिडिल मैन, ये क्या करते थे, पैसा खा लेते थे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये डायरेक्ट बेनिफिशियरीज के पास में डायरेक्ट अकाउंट में पहुंच जाएगा, तो ये बेनिफिशियरी रहेगा। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था ये मेनली। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द सेंटर हैज मेड एईपीएस, ये भी इंपॉर्टेंट है। एईपीएस क्या है, तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया गया फॉर ऑल जॉब कार्ड होल्डर्स अंडर मनरेगा फ्रॉम जनवरी 1। ठीक है, 1 जनवरी 2024 से इसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि ये सब लिंक्ड होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी पेमेंट ऑफ वेजेस है वर्कर्स को, वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में चल जाएगा। और इसका देखभाल जो है, ठीक है, ये आधार नंबर क्या है, ये यूआईडीएआई के अंदर में आता है। ठीक है, साथ ही साथ में जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एनपीसीआई, जो यूपीआई से रिलेटेड, डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड का काम संभालती है, वो भी इसकी देख रेख करेगा।
ठीक है। तो ये हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए ही है, 1 जनवरी से ये करना कंपलसरी है। फिर इन बिहार, जो बिहार का सिचुएशन देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जॉब कार्ड होल्डर्स अंडर मनरेगा की बात की जा रही है तो 1.8 करोड़ है। ठीक है, 1.8 करोड़, जिसमें से 1.52 करोड़ हैव बैंक अकाउंट लिंक्ड विद देयर आधार। तो अच्छी बात है, लेकिन जो अभी तक लिंक नहीं किए, केवाईसी नहीं करवाए हैं अपडेट, तो वो उसको करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। फिर ऑफ दिस 96 लाख एक्टिव वर्कर्स, और उसमें से 1.52 में से 96 लाख जो है एक्टिव वर्कर्स है, जो ऐसे वर्कर जो रेगुलरली काम करते हैं। ठीक है। एंड अराउंड 94 लैक्स हैव देयर बैंक अकाउंट लिंक्ड विद आधार। ठीक है, और इनमें से जो है 94 लैक्स का लिंक्ड है, while 79.63 लैक्स आर एलिजिबल फॉर पेमेंट अंडर आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी डेटाज भी काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट रहेगी आपके मेंस के आंसर राइटिंग में। ठीक है, और इन द करेंट फिजिकल ईयर बिहार हैज जनरेटेड अबाउट 15.64 करोड़ मंडेज। तो मंडेज क्या होता है? मंडेज यानी तो एक वर्कर कितना दिन काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर एक वर्कर है जो, क्योंकि आपको पता होगा जो मनरेगा स्कीम है उसमें 100 दिन मिनिमम तो है ही। ठीक है, 100 दिन मिनिमम उनको काम मिलेगी, और ये सिर्फ किसके लिए होता है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ये अनस्किल्ड रूरल वर्कर्स के लिए है। अर्बन में नहीं होता, ना ही स्किल्ड के लिए है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है उनके लिए ही है। ठीक है, तो जो करंट फिजिकल ईयर है 23-24 में बेसिकली जनरेटेड 15.64 करोड़ मानडेज, जबकि सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी थी? तो 17 करोड़। तो बिहार गवर्नमेंट ने ये अचीव नहीं किया है। 17 करोड़ सैंक्शन थी, उन्होंने उसमें से 15.64 करोड़ जो है वो मानडेज अचीव हुआ है। लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने और 8 करोड़ मानडेज के लिए और भी जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उस पर प्रस्ताव भेजा है, प्रपोजल भेजा है कि और 8 करोड़ बढ़ा दिया जाए, है ना, मतलब 17 प्लस 8। ठीक है, तो 25 करोड़ कहने की बात की गई है प्रपोजल। लेकिन जितना भी हम लोग को 17 करोड़ में मिल रहा है हम लोग उसको भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले ये यूटिलाइज हो जाएगा तभी शायद सरकार इसको मानेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और आधार से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि आधार में बेसिकली क्या है, हमारा एक फोटो आईडी है जिसमें हमारा बायोमेट्रिक स्कैन होता है, आइरिस स्कैन होता है, फिंगरप्रिंट लिया जाता है, डेट ऑफ बर्थ, नाम, एड्रेस, जेंडर वगैरह सब कुछ लिया जाता है। और साथ ही साथ में क्या होता है, 12 डिजिट का नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है। ठीक है, और ये जो नंबर है ये जीवन भर के लिए रहता है। आधार जो है वो क्या है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, और ये जो नंबर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आते हैं कि 12 नंबर होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चंस में दिया जाता है कि अल्फा न्यूमेरिक होता है, अल्फा न्यूमेरिक नहीं होता। अल्फा न्यूमेरिक मतलब नंबर भी है, अल्फाबेट्स भी है, ऐसा नहीं होता, सिर्फ नंबर्स है 12। और हर जो भी इंडियन हैं उनका आधार कार्ड नंबर अलग होगा, फिर ये क्यूआर कोड की तरह होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लिंक कराना भी हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था। ठीक है, आधार सीडिंग का। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टॉपिक है इस वीडियो का वह है राइज इन चाइल्ड मैरिजेस। स्पेशली बिहार के कंटेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे। न्यूज़ यही है कि ये रिसेंट लैंसेट स्टडी, लैंसेट क्या है? तो लैंसेट बेसिकली जर्नल है, बहुत अच्छा एक जर्नल है। ठीक है, और वो स्टडी कर रहा था चाइल्ड मैरिजेस, और इस लैंसेट की स्टडी में पाया गया कि इंडिया में जो है चाइल्ड मैरिजेस का जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, पूरे इंडिया में कहा गया है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर चाइल्ड मैरिजेस की जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, और उसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन सा है? तो चाइल्ड मैरिजेस में वो है हमारा अपना बिहार। 16.7% पूरे इंडिया का चाइल्ड मैरिज जो हो रहा है वो बिहार में है। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल है 15.2%, उत्तर प्रदेश 12.5% एंड महाराष्ट्र 8.2%। तो ये जो सीक्वेंस है ये भी आपको पता आना चाहिए, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। और बिहार का जो परसेंटेज है 16.7% जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये चारों ही स्टेट मिलाकर लगभग 50% पूरे इंडिया का, तो यही चारों स्टेट ही कर रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट गौर करने वाली बात है, ये चारों स्टेट क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलस है ना। पॉपुलेशन वाइज में बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर चाइल्ड मैरिजेस का रेशियो जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ये चिंताजनक बात है। ठीक है, पहले होता था राजस्थान साइड में बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन राजस्थान में बहुत कमी आ गई है। तो इसको हम लोग को टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, तो अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है, उसमें 39.1% ऑफ द वुमेन आर मैरिड बिफोर 18 साल से पहले ही जो लड़कियां होती है, लगभग 40% महिलाएं उनकी शादी हो जाती है, छोटी छोटी लड़कियों का। ठीक है, मतलब हर पांच में से दो लड़कियों का 18 साल से पहले ही शादी हो जाता है। और ऑब्वियसली अगर शादी जल्दी होगा तो ऑब्वियसली उनके बच्चे भी जल्दी होंगे। ठीक है, तो एज पर डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे, ये जो सर्वे हुआ था 2015-16 में हुआ था, रिसेंट में कोई सर्वे नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं कि ये सारे जो सर्वेज हैं, ये सर्वेज भी अब नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज इन द इंटरवेंशन एरियाज ऑफ क्राई सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स, क्राई सपोर्टेड मतलब होता है चाइल्ड राइट्स एंड यूथ। ये बेसिकली ये एक नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ है। ठीक है, जो ये सब जो चाइल्ड मैरिजेस होते हैं या विमेन अब्यूज से रिलेटेड होता है, सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज से रिलेटेड, स्पेशली विमेन्स और चाइल्ड के लिए होता है। तो क्राई सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो केस होता है, ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस का, बिहार में वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो सुपौल। ठीक है, सुपौल में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में आता है बेगूसराय, जमुई, समस्तीपुर एंड गया डिस्ट्रिक्ट। इन सारे ही डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस के सीन देखे जाते हैं। ठीक है, सुपौल में सबसे ज़्यादा है। फिर लेटेस्ट जो सेंसस 2011 में हुआ था, तो देख सकते हैं अभी तो हम लोग 2024 में हैं, लेकिन 2021 का जो सेंसस होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। और इस गवर्नमेंट से उम्मीद भी नहीं है कि ये सेंसस करवाएगा भी। ठीक है, मीडिया में भी इसकी बात की नहीं जाती है कि सेंसस होगा नहीं होगा। कास्ट सर्वे की हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है सेंसस करवाना, वही नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग पुराने डेटा पे अभी भी चल रहे हैं। इसमें 2011 में ओवर 13 मिलियन एडोलेसेंट गर्ल्स आर मैरिड बिटवीन 10 से 19 साल के बीच में। सोच सकते हैं कितना, 13 मिलियन पीपल, इतना तो किसी कंट्री का जनसंख्या नहीं होता है। फिर a startling 3.8 million adolescent girls in India have children, of 1.4 million have two or more children। मैंने जैसे पहले बताया था कि ऑब्वियसली जल्दी शादी होगा तो बच्चे भी जल्दी ही होंगे। ठीक है, और इनमें एक कोरिलेशन देखा गया है कि लगभग जो शादियां होती है ज़्यादातर उसमें जो फीमेल्स होती है वो कम पढ़ी लिखी होती है या इलिटरेट होती है, और वही ज़्यादा बच्चे भी प्रोड्यूस कर रही हैं। तो 39% ऑफ द गर्ल्स वर इलिटरेट एंड बिगैन चाइल्ड बियरिंग। ऑब्वियसली लिटरेट वीमेंस भी ऐसा हो रहा था, उसमें लिटरेट वीमेन का जो परसेंटेज है वो 26% है। तो ऑब्वियसली एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारे चाइल्ड मैरिज को कम करने के लिए। जो हमारा बिहार का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको भी कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट पूरे इंडिया का 2.1 है। ठीक है, लेकिन बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ पर फर्टिलिटी रेट 3 से भी ज़्यादा है। तो ये काफ़ी चिंताजनक है। ठीक है, तो एजुकेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस सबको कमी लाने में। ऑब्वियसली पहले से कमी ज़रूर आई है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए टू एड्रेस द इश्यू ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, ठीक है, हम सबको ही मिलकर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उनको मिलकर काम करना पड़ेगा, चाहे वो विमेन एंड यूथ वाले हो या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये सबको ही मिलकर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपके आसपास एरिया में ऐसा हो रहा है, चाइल्ड अब्यूज़ हो या चाइल्ड मैरिजेस से रिलेटेड हो, तो आप ये हेल्पलाइन नंबर जो है 1098, पूरे डे एंड नाइट 365 डेज ये रहता है, तो आप इसमें कंप्लेन कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो। ठीक है, इसको कमी ला, हम लोग को भी जिम्मेदारी बनती है इसको कमी लाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड टॉपिक कवर हो गया है। फोर्थ टॉपिक पे आते हैं। फोर्थ टॉपिक क्या है, टू स्टडी द एनालाइज एयर पॉल्यूशन इन बिहार। पता ही होगा कि हमारा पूरे इंडिया में ही पॉल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं पॉल्यूशन वाले, उसमें देख सकते हैं कि उसमें दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। और बिहार के केस में बताया जाए तो जो पटना है, कैपिटल सिटी है, साथ ही साथ में जो नए उभरते शहर है, मुजफ्फरपुर हो गया, समस्तीपुर हो गया, भागलपुर, मुंगेर, यहाँ पर क्या हो रहा है, गया डिस्ट्रिक्ट में ऐसा क्या बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है। चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, नॉइस पॉल्यूशन हो,
वाटर पॉल्यूशन और सब टाइप का ही पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट ए रियल टाइम अप्रोचमेंट स्टडी। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक स्टडी होता है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं कि पॉल्यूशन का सोर्स कहाँ से है, कितना परसेंटेज में है, कब हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, तो रियल टाइम स्टडी होती है। इसमें जीआईएस का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग बहुत कुछ का यूज़ किया जाता है। तो मुजफ्फरपुर गया जैसे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, और 122 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है पूरे इंडिया में। अगर देखा जाए तो जो हमारा नैक्स का जो नैक्स नेक्स का जो हमारा पॉल्यूशन का जो स्तर होता है, उसमें से बहुत ज़्यादा ऐसे 122 ऐसे सिटीज़ हैं जो उनको क्रॉस कर चुके हैं, जहाँ पर पॉल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा हैज़र्डस हो गई है। वहाँ पर अगर हम लोग रहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई भी अगर दिल्ली में रहा हो या बॉम्बे जैसे शहर में रहा हो तो वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है ना। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है स्टडी में। द स्टडी विल बी कंडक्टेड किन, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारा दिल्ली वाला है और पटना वाला मिलकर काम करेगी विद द बिहार स्टेट का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, फिर द स्टडी विल आइडेंटिफाई सीजनल मास कंसंट्रेशन लेवल ऑफ पीएम 2.5 एंड पीएम 10 इन एम्बिएंट ईयर। ठीक है, तो पीएम क्या होता है, तो पीएम बेसिकली होता है पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर, तो ये जो होता है काफ़ी छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और इनकी साइज है 2.5 और 10 जो होती है साइज होती है माइक्रोमीटर में होती है। तो इसमें से पीएम 2.5 जो होता है वो सबसे ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि इसकी इतनी छोटी साइज होती है एज कम्पेयर टू पीएम 10, कि वो क्या होता है हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वहाँ पर जाके एल्वियोलाइज में जाके वो जाके चिपक जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा अंदर तक चले जाते हैं। ठीक है, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं और वो हमारा पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पल्मोनरी सिस्टम है, उसको पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं और बहुत सारी जो है सांस से रिलेटेड हमारी ब्रीदिंग से रिलेटेड जो बीमारियां होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो कुछ कुछ बीमारियों का भी नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे अस्थमा हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ये सारी बीमारी इसका भी पता होना चाहिए कि एयर पोल्यूशन से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ठीक है, ये आप खुद से भी पता कर सकते हैं। फिर रियल टाइम सोर्स जो होता है देख सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ इसमें हमारा जीआईएस मैपिंग का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि कौन कौन से सोर्स है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। सबसे ज़्यादा व्हीकल से होता है, ठीक है ना, जितने भी ऑटोमोबाइल चलते हैं वहाँ से होता है। फिर डस्ट, बायोमास बर्निंग, फिर बहुत गांव में बिहार में क्या होता है बहुत ज़्यादा जो खाना है अभी भी वो फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल्स पे बनाई जा रही है, जिसमें कि लकड़ियाँ हो गए, फिर काउडंग केक्स हो गए, इन पे ही बनाए जाते हैं। फिर एमिशन फ्रॉम बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज भी है वहाँ से भी होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कहीं चल रहा है वहाँ से भी हो रहा है। बहुत सारा जो केमिकल बायोमेडिकल जो वेस्ट है वो सब भी उसको जलाया जाता है। टायर को ठंडियों के दिनों में देखते होंगे कि टायर को जलाया जाता है, कितना ज़्यादा वो हार्मफुल होता है। ठीक है, तो इसी को मेनली स्टडी करेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है ये। और इसमें जो है बिहार गवर्नमेंट ऑलरेडी जो इंडियन द इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो बीएचयू में जो इस एनवायरमेंटल साइंस का जो डिपार्टमेंट है वो पहले से ही स्टडी कर रही है, स्पेशली पटना शहर में। और इसकी जो स्टडी है सितंबर 2024 में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिर द यूनियन मिनिस्ट्री जो MOEFCC है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, हैज़ लॉन्च द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये हमेशा ही लॉन्च तो होता है लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं होता। जैसे हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं नमामि गंगे वाला, लेकिन आज तक ना गंगा साफ हुआ, ना यमुना साफ हुआ, ना कोई नदी साफ हुआ, और भी ज़्यादा गंदा होते जा रहा है। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे, इसमें सारा दोष हम आम पब्लिक का ही है। गवर्नमेंट अकेला कभी भी इस सब को साफ नहीं कर सकती अगर जब तक पब्लिक कोऑर्डिनेट नहीं करेगी। ठीक है, पब्लिक ही कम करेगी तो ऑलरेडी ये सब कम हो जाएगी। ठीक है, फिर जैसे मैंने बताया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग 122 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है जो वायलेट करते हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो नेक्स्ट का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, तो ये अलग अलग जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सॉक्स कहा जाता है, नॉक्स है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड हो गया, बेंजीन, पायरीन, PM 2.5, PM 10, ये सबको मेनली
इसका कंसंट्रेशन चेक करती है कि कौन से एरिया में कहाँ कितना है, और एम्बियंट क्वालिटी कितना है, कि कितना हेल्दी क्या होता है कंसंट्रेशन, ये सब जो है ये मेनली नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में पता होती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कंडक्टिंग एमिशन इन्वेंट्री, कैरिंग कैपेसिटी एंड सोर्स अपॉर्चमेंट पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, उसके साथ साथ जो है ये तो स्टडी हो ही रही है, साथ ही साथ में जो रिवर बेड्स होते हैं, सॉइल एंड सोर्स ऑफ रोड डस्ट, देखते होंगे रोड पे बहुत ज़्यादा डस्ट है, वो रोड डस्ट का भी स्टडी की जाएगी इस स्टडी में। ठीक है, और एयर पोल्यूशन को टैकल कैसे किया जा सकता है, ये इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते ही हमेशा से। तो कवरिंग कुछ कुछ जो स्टेप्स हैं, कवरिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, मैंडेटरी ग्रीन शील्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जब भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या उसका तोड़ फोड़ की कुछ भी की जा रही है, तो जो ग्रीन कपड़े होते हैं बेसिकली जो बिल्डिंग को कवर करके रखते हैं वो कंपलसरी है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट, है ना, तो पेड़ जितना ज़्यादा हो सके, सबसे बेस्ट जो है ये सारे टाइप के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जितना ज़्यादा पेड़ लगाया जा सके, जितना ज़्यादा हरियाली क्रिएट किया जा सके। फिर प्रमोशन ऑफ ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल का यूज़ किया जाए, तो भारत स्टेज नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली है फ्यूल, वो सब का यूज़ किया जाए। लेड फ्यूल, लेड वाले जो पेट्रोल होते हैं, डीजल होते हैं, उनका यूज़ ना किया जाए। फिर स्ट्रिंजेंट चेकिंग ऑफ व्हीकल एमिशन, ठीक है, जो पुरानी गाड़ियां हैं जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉक्स नॉक्स ये रिलीज करी है, उन सबको स्क्रैप कर दिया जाए। फिर यूज़ ऑफ स्मोक गन्स ठंडियों में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि ठंडियों में स्मॉग्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। तो ये कुछ कुछ है जिससे हम लोग इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और भी बहुत सारे हैं स्टेप्स हैं, जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि अपना प्राइवेट व्हीकल लेके जाता है, ठीक है, तो उसके बजाय अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, ठीक है, तो वो बेटर रहेगा। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अगर शिफ्ट हो जाए, साइकिल चलाया जाए, ठीक है, चूज क्लीनर रूट्स। ठीक है, फिर अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, दिक्कत हो रही है, बीमारी है, तो ऑब्वियसली मास्क पहने। फिर हम लोग क्या करते हैं, ठंडी के दिनों में ठंडी कम लगे इसीलिए हम लोग आग जगा लगाते हैं, ठीक है, तो ये ना करें। फिर वेंटिलेट योर होम, डू नॉट स्मोक, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिससे हम लोग एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और बिहार में जो सैनिटेशन की कमी है, जो साफ सफाई की कमी है, बहुत गंदी स्थिति है वहाँ पर, तो बिहार जैसे स्टेट में तो ऑब्वियसली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इसी से हमारा चौथा टॉपिक जो है वो कवर हो जाता है। आखिरी पांचवा टॉपिक पे आते हैं, और इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है लेट फॉर्मर बिहार सीएम कर्पूरी ठाकुर टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न। तो ये न्यूज़ में बहुत आया था कि जो हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर थे कर्पूरी ठाकुर को पोस्टुमसली अवार्ड किया जाएगा भारत रत्न। और भारत रत्न जो है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पोस्टुमसली, यानी मरणोपरांत। ये हमारे फोटो है बिहार के सीएम कर्पूरी ठाकुर, और ये जो है भारत रत्न जो मेडल एक्चुअली मेडेलियन दिया जाता है वो है। तो उनका जो जन्म हुआ था, उनके पिता का जो नाम था वो गोकुल ठाकुर, एंड मम्मी का नाम था राम दुलारी देवी, ठीक है, पितौंजिया। और अभी जो उस ग्राम का नाम है उसको कर्पूरी ग्राम बना दिया गया है इनके नाम पर। तो पितौंजिया जो कि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इनका जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा है वो है जो बैकवर्ड क्लासेस होते थे, क्योंकि ये नाई कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, है ना। ये ठाकुर नाई कम्युनिटी से, जो भी बिहार के लोग हैं वो जान जाएंगे कि नाई किसे कहा जाता है। तो टू अपलिफ्ट द डाउन ट्रोडन एंड विजनरी लीडरशिप, क्योंकि ये जो आते हैं पिछड़ा जाति से आते हैं, तो पिछड़ा जाति के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिहार में जो है जाति जो है वो बहुत ज़्यादा अभी भी प्रोमिनेंट है, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा जात के बारे में पूछा जाता है ना। तो ये करना उस समय में 1970s के दौरान ये सबसे पहले जो थे बिहार के चीफ मिनिस्टर बनते हैं जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड ही सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ट्वाइस, दो बार बने थे। पहला जो बने थे दिसंबर 1970 से लेकर 1971 जून तक। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा बीपीएससी एग्जाम्स में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बिहार स्पेसिफिक। एंड दूसरी बार जब बनते हैं वो 1977 से लेकर 1979 बिहार के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। और ये पहले चीफ मिनिस्टर थे जो फर्स्ट नॉन कांग्रेस सोशलिस्ट लीडर थे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसीज एम्ड एट एम्पावरिंग द अंडर प्रिविलेजेस, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया था। फिर पॉपुलरली नोन एज जन नायक,
ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है, पीपल्स हीरो। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो जेपी जयप्रकाश नारायण है उनको लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक। ठीक है, और कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता था। दोनों ही लगभग सेम ही टाइम के थे। ठीक है, जेपी जेपी और हमारे कर्पूरी ठाकुर। ही वॉज वाइडली रेस्पेक्टेड फॉर हिज इंटीग्रिटी एंड डेडिकेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल। ठीक है, और इन्होंने जो अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की थी वो किससे स्टार्ट की थी, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में वो जब दूसरी बार इलेक्शन जीतते हैं वो जनता पार्टी से बिलोंग कर जाते हैं। ठीक है, फिर वो एजुकेशन मिनिस्टर भी थे बिहार के। ठीक है, बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर भी थे। और इन्होंने जब एजुकेशन मिनिस्टर थे ये रिमूव किए थे इंग्लिश एज द कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर मैट्रिकुलेशन करिकुलम। तो इंग्लिश को वो उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते थे जितना वो हिंदी को देते थे। ठीक है, इसी कारण से आज भी अगर देखा जाए तो बिहार में स्पेशली हिंदी पे ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाता है, बिहार यूपी जैसे स्टेट में। ठीक है, और इनका जो डेथ हुआ वो फरवरी 1988 में उनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है इनसे रिलेटेड जो है, बिहार गवर्नमेंट ओपन जन नायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, तो ये मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं। फिर जन नायक एक्सप्रेस ट्रेन भी लॉन्च की गई है इनके नाम पे। वो कहाँ से कहाँ दौड़ती है ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो दरभंगा से लेकर अमृतसर के बीच में इंडियन रेलवे इनके नाम पे ट्रेन चलती है। फिर इनका जो योगदान है, हमारा जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उनमें भी था। फिर जो टोटल रिवॉल्यूशन संपूर्ण क्रांति हुआ था जिसमें लोकनायक जेपी लीड कर रहे थे, उनमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। फिर जेल भी हुई थी, बहुत कुछ है इनके बारे में। ठीक है, तो जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था कर्पूरी ठाकुर के बारे में हम लोग कवर कर चुके हैं। फिर भारत रत्न से कुछ इंपॉर्टेंट हम देख रहे थे कि ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस देखा जाता है। फिर जो रिकमेंडेशन होती है भारत रत्न की वो कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर करता है। प्राइम मिनिस्टर के साइड से होता है, किसको की जाती है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को की जाती है। तो ये सबसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2024 में 5 अवॉर्डीज थे इनके। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे कर्पूरी ठाकुर जो बिहार से बिलोंग करते थे। फिर एल के अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी जो बीजेपी से बिलोंग करते थे। फिर पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे 1991 में उस समय के हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। फिर चरण सिंह, ठीक है, जो जमींदारी सिस्टम हटाए थे यूपी में स्पेशली, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। फिर एक साइंटिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंटिस्ट लोगों को कम ही हमारे इंडिया में भारत रत्न मिला है। ठीक है, जितना ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो पॉलिटिशियंस को ही मिले हैं, कुछ स्पोर्ट्समैन को मिले हैं, बहुत कम ही स्पोर्ट्समैन को मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिशियंस ही हैं। एम एस स्वामीनाथन जिनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है उनको भी मिला है। तो टोटल इस साल में लगभग 5 हमारे अवॉर्डीज थे भारत रत्न के। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो बाकी अवॉर्डीज के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भारत रत्न का कि एक साल में सिर्फ मैक्सिमम 3 ही भारत रत्न मिल सकता है। लेकिन इस रूल को 2 बार ब्रेक किया गया। पहला बार जब ब्रेक किया गया था 1999 में ब्रेक किया गया था, जब उसी साल के दौरान 4 लोगों को मिला था भारत रत्न, जिसमें जयप्रकाश नारायण भी थे, अमर्त्य सेन भी थे, गोपीनाथ बरदोली असम से थे और रविशंकर थे। ये अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स थे, बंगाल से बिलोंग करते थे। तो इन चारों को भी 1999 में मिला था और दूसरी बार ब्रेक 2024 में हुआ था। तो ये सारे डेटा भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग सारे ही जो जितने भी टॉपिक्स था हम लोग कवर कर चुके हैं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। जनवरी महीने का जो करंट अफेयर्स है जिसका पार्ट 2 वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। डाउट हो, कुछ सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।